बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गैस क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ये हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर शामिल है और इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि गैस क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, किन सैंपल्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, किन सैंपल्स के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और फिर इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। गैस क्रोमेटोग्राफी जो है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बाद मार्केट में आई थी। जब इसके जो कमर्शियली अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स है ये ऑलमोस्ट एक डेकेड के बाद जो है 10 साल के बाद जो है मार्केट में 1950s के अराउंड, और उससे पहले लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मार्केट में थी। लेकिन गैस क्रोमेटोग्राफी जो थी, जीसी जिसको हम कहते हैं, ये ज़्यादा अडॉप्टेड टेक्निक से ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट की गई और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा वर्सटाइल थी। इस वजह से इसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा थी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के मुकाबले में। अभी हम गैस क्रोमेटोग्राफी को देखते हैं और फिर साथ में इसका जो स्कोप है, पर्टिकुलरली किन एनालाइट्स के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है उसको देखते हैं और फिर इसकी वर्किंग जो है उसको डिटेल से देखते हैं। From slide you can read that it's one of the most versatile separation techniques. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम तमाम को इसकी मदद से सेपरेशन कर सकते हैं। और जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कि हम सैंपल्स को सेपरेशन के लिए पहले इवेपोरेट करते हैं, गैसियस फेज के अंदर लेकर आते हैं और कीपिंग इन व्यू दैट कि हम उनको डिकम्पोज नहीं होने देना। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि क्रोमेटोग्राफी जो है एक फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन है और फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन में ना तो कोई केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और ना ही कोई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो लिहाजा सैंपल्स को इवेपोरेट किया जाता है विदाउट एनी डिकम्पोजिशन। और अनदर वर्ड समहाउ चंद एक केसेस में हमें अपने एनालाइट को जो है वो डेरिवेटाइज करना पड़ता है, बट मोस्टली हम अपने सैंपल को एज सच ही जो है वो एनालाइज करते हैं, सेपरेट करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। तो लिहाजा इट्स is called as that's a physical method of separation and it's true in the case of gas chromatography as well. ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर आप लोग बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन को कंपेयर करें तो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत क्लोज है। बेंजीन का ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 80.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, साइक्लोहेक्सेन का मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ ये 80.8 है। ये एग्जांपल जो है जीडी क्रिस्टन की बुक जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें गैस क्रोमेटोग्राफी के चैप्टर में ये शामिल है। तो कहते हैं कि इन दोनों सॉल्यूशंस को, इन दोनों मिक्सचर्स को सिंपल जो डिस्टिलेशन है उसके जरिए सेपरेट करना जो है वो वर्चुअली इम्पॉसिबल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इन दोनों को सेपरेट करें। लेकिन गैस क्रोमेटोग्राफी की मदद से ये काम बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है जी। सो ऐसे वो तमाम लिक्विड्स, ऐसे वो तमाम मिक्सचर जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि हम सैंपल्स को सेपरेट कर रहे हैं पहले उनको इवेपोरेट करके। तो बेसिकली जब कोई सैंपल बॉयल करता है तो उस वक्त उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ पे सैंपल्स को जो है उनके वेपर प्रेशर की बेस के ऊपर जो है वो सेपरेट करते हैं फर्स्ट और फिर उनको एनालाइज करते हैं। तो ऐसे वो मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज भी है, जैसे कि बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन, और जिनको कन्वेंशनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता, उनको हम गैस क्रोमेटोग्राफी की मदद से सेपरेट करते हैं। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन जैसे सॉल्वेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर इनकी अहमियत क्या है। तो लिहाजा पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो थी वो सबसे पहला जो थी कमर्शियल यूजर थी गैस क्रोमेटोग्राफी का, और इसी वजह से इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा वाइड है। तो जितने भी हम सेपरेशन करते हैं डिस्टिलेशन के प्रोसेसेस के अंदर, उन तमाम प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको एनालाइज भी करें कि गैस क्रोमेटोग्राफी की मदद से हम जो मिक्सचर्स सेपरेट कर रहे हैं उनकी प्योरिटी क्या है। सो यूजुअली गैस क्रोमेटोग्राफी को मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ जो है वो कंबाइन किया जाता है। और भी डिटेक्टर्स हैं, उन डिटेक्टर्स को भी डिटेल से देखेंगे, जिसमें फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर है या थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स हैं। इन डिटेक्टर्स को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारे पास जो है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिटेक्टर का होगा। एक ब्रीफ लुक जो है इसके स्कीमेटिक डायग्राम के ऊपर है। गैस क्रोमेटोग्राफी में एक्चुअली होता क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपने देखा है कि ये कॉलम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये हमने कॉइल्ड शेप के अंदर यहाँ पर रखा होता है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में तो कॉलम की लेंथ होती है चंद सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, डिफरेंट लेंथ्स के कॉलम है, लेकिन यूजुअली सेंटीमीटर्स में होती है लेंथ।
लेकिन गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो कॉलम की लेंथ है वो तकरीबन मीटर्स में होती है और 10 मीटर से लेके 30 या इवन 100 मीटर तक भी हो सकती है। लेकिन हमने इन कॉलम्स को जो है कॉइल शेप के अंदर जो है यूँ रैप करके रखा होता है। तो ये हमारे पास कॉलम है जहाँ पे सेपरेशन का एक्चुअली प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है और ये हमारे पास कैरियर गैस है। वहाँ पे हमारे पास लिक्विड मोबाइल फेज था, यहाँ पर हमारे पास जो गैस है ये कैरियर गैस के तौर पे काम करती है। यूजुअली हीलियम को हम यूज़ करते हैं या हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिटेक्टर, लेकिन हीलियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैरियर गैस और द मोबाइल फेज दैट इज़ यूज्ड फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा ये हमारे पास सैंपल इंजेक्शन पोर्ट है जहाँ पे हम अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये तो एक स्कीमेटिक है लेकिन हम एक्चुअली इसकी डिटेल डायग्राम भी देखेंगे और इसकी एनिमेटेड वीडियो भी आई विल ट्राई कि वो भी मैं आपको दिखा सकूं ताकि आप देखें कि गैस क्रोमेटोग्राफी कैसे काम कर रही है। और ये सारा सेटअप अगर आप देखें तो ये हमने एक ओवन के अंदर रखा हुआ है। ऐसा ओवन जिसका हाई टेम्परेचर होता है यूजुअली अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड और इवन हायर देन दैट। और इसके साथ हमारे पास एक रेफरेंस साइट है और एक हमारे पास सेंसिंग इलेक्ट्रोड है या सेंसिंग सेल है और फिर इस चीज़ों को हम रिकॉर्डर के साथ अटैच करते हैं। तो जो हम अपना सैंपल यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं वो इस कॉलम से गुजर के सेपरेट होता है और इस सेंसिंग चैनल से गुजरता है, जबकि रेफरेंस चैनल में से ये गैस जो है वो हीलियम गैस एसिड गुजरी होती है। तो कैरियर गैस जो है वो डिटेक्टर की तरफ जाती है, लेकिन एक्चुअली ये दो काम करती है। कैरियर गैस जो है वो सैंपल को अपने साथ कैरी करवाती है, कॉलम में से पास ऑन करती है और फिर ये सेंसिंग चैनल में से गुजरती है और जो इसका रिस्पॉन्स है, जो सेपरेशन होती है, उसको हम रिलेटिव टू रेफरेंस जो है वो एक्चुअली मेजर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मिक्सचर में 3 कंपोनेंट थे और इस गैस, ये जो कैरियर गैस है, ये इसकी मदद से यहाँ से सेपरेट किए जा रहे थे। तो कैरियर गैस की एक अपनी खास कंडक्टिविटी है, अपनी खास रिस्पॉन्स है, लेकिन जब उसके अंदर ये मिक्सचर में से तीनों कंपोनेंट सेपरेट होते हैं, सेंसिंग में से गुजरते हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर आपकी कैरियर गैस और प्लस वो एनालाइट गुजर रहा होता है, जबकि रेफरेंस में से सिर्फ और सिर्फ वो गैस गुजर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल उस गैस की एक अपनी थर्मल कंडक्टिविटी थी, जब वो सेंसिंग इलेक्ट्रोड से चैनल से गुजर रही थी तो यहाँ पर आपका सैंपल जो आपने सेपरेट किया इस कॉलम में से वो और उसके साथ कैरियर गैस दोनों मौजूद थे, जबकि रेफरेंस के अंदर सिर्फ कैरियर गैस थी। तो रिलेटिव टू रेफरेंस यहाँ पे हम उसको एक्चुअली सेंस कर रहे होते हैं। ये एक थर्मल कंडक्टिविटी टाइप डिटेक्टर की जो है वो एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिटेक्टर पढ़ेंगे वहां पर इसकी बजाय एमएस डिटेक्टर लगा होगा और हम यहाँ पे उनके फार्मूला मास को मेजर कर रहे होंगे जैसे कि हम टिपिकल मास स्पेक्ट्रोमीटर में करते हैं। सो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका स्कोप क्या है और इसकी टाइप क्या है। एक चीज जो और मैं आपको क्लियर करता चला जाऊं कि गैस क्रोमेटोग्राफी जो है, इट कुड बी गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और इट कुड बी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एज वेल। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से मुराद ये कि आपके पास कैरियर गैस जो है ये मोबाइल फेज है, ये तो गैस ही होगा दोनों सूरतों में। और लेकिन जो स्टेशनरी फेज है ये लिक्विड भी हो सकता है, ऐसा लिक्विड जो कि नॉन वोलेटाइल लिक्विड हो। तो अगर कोई लिक्विड मटेरियल जो है किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर सपोर्टेड हो तो वो काम कर रहा होता है एज ए स्टेशनरी फेज। तो ऐसे में इसको हम कहते हैं कि गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। उस लिक्विड के लिए शर्त ये होनी चाहिए कि वो नॉन वोलेटाइल हो जाए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। और जो दूसरी टाइप है हमारे पास गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, वहां पर कैरियर गैस जो है अगेन वो तो गैशियस ही है और वो इसी तरह काम करेगी, लेकिन जो हमारे पास स्टेशनरी फेज है ये सॉलिड मटेरियल होता है और फंक्शनलाइज सर्फेसिस हैं और जो कि सेपरेशन का काम करती है, तो वहाँ पर एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना चल रहा होता है। तो इसको एक्चुअली हम गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेशनरी फेज जो है वो हम गैस लिक्विड या गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी फॉलो करते हैं। ये चीज़ें आगे चल के मजीद क्लियर होती चली जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गैस क्रोमेटोग्राफी की मदद से कौन से कंपाउंड एनालाइज किए जा सकते हैं। एक्चुअली गैस क्रोमेटोग्राफी पहले उसको सेपरेट करेगी और फिर बाद में उसको हम एनालाइज करेंगे एमएस डिटेक्टर से, जो हमारे कोर्स के अंदर शामिल है। दूसरे डिटेक्टर भी है लेकिन हम एमएस डिटेक्टर शामिल करेंगे। गैस क्रोमेटोग्राफी जो है इसकी मदद से हम ऑलमोस्ट तमाम गैसेस को, ऑल गैसेस कैन बी सेपरेटेड, उसको सेपरेट किया जा सकता है। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो उनको सेपरेट किया जा सकता है। ऐसे तमाम वो लिक्विड्स जो कि वोलेटाइल हैं और उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। और नॉन आयोनाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है पर्टिकुलरली उसमें किया जा सकता है। और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स पर्टिकुलरली वोलेटाइल डेरिवेटिव्स जो हैं वो मेटल आयंस के, उनको हम यूज कर सकते हैं। तो ये वो कंपाउंड हैं जिनको हम गैस क्रोमेटोग्राफी की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। बट ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन लिमिटेशन।
कंपाउंड्स मस्ट बी वोलाटाइल एंड स्टेबल एट टेम्परेचर यूज्ड। ठीक है जी। जिस कंपाउंड को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं उसको वोलाटाइल होना चाहिए, लिक्विड है अगर पर्टिकुलरली, और तो उसको स्टेबल होना चाहिए, डिकम्पोज ना, टिपिकली फ्रॉम 50 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पर्टिकुलर टाइप्स हैं कंपाउंड्स के जिनको एनालाइज कर सकते हैं, और जिनको एनालाइज नहीं कर सकते वो तमाम नॉन वोलाटाइल कंपाउंड। आपने ये सिर्फ ख्याल करना है कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि नॉन वोलाटाइल हैं अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उनको हम यूज नहीं करेंगे, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। सो तमाम नॉन वोलाटाइल कंपाउंड, सॉल्ट्स जितने भी हैं, आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं, और मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये यूजुअली हम गैस क्रोमेटोग्राफी की मदद से सेपरेट नहीं करते। ठीक है जी। इनके लिए हमारे पास लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट टेक्निक्स है, खासतौर पर जेल परम्यूशन जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए है, और जो आयनिक कंपाउंड जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है हमारे पास है। तो जो टिपिकल रेंज है बॉइलिंग की वो 50 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जिन कंपाउंड्स के तमाम एनालाइज किए जा सकते हैं, तमाम गैसेज जो है वो एनालाइज की जा सकती हैं। व्हाट हैपेंस एक्चुअली, अब हम डिटेल्ड प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी में होता है कि सैंपल को सबसे पहले वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं क्योंकि एक्चुअली हमने जो कॉलम मैंने आपको पीछे दिखाया था वो हमने उसको एक ओवन के अंदर रखा होता है। ये सारा सेटअप ऐसा होता है जो कि एक हाई टेम्परेचर के ऊपर सेपरेशन हो रही होती है। ठीक है जी। सो सैंपल चाहे आपके पास लिक्विड है, चाहे वो गैसियस फॉर्म के अंदर है, उसको हम जब सैंपल इंजेक्टर पोर्ट में इंजेक्ट करते हैं तो गैसियस सैंपल तो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे भी गैसियस है तो वो गैसियस ही रहेगा, वो हाई टेम्परेचर पे भी। बट जो हमारे पास लिक्विड सैंपल है तो वो गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कैरियर गैस है जिसको मेलुएंट गैस भी बोलते हैं वो उसको कैरी करवाती है डिफाइंड फ्लो रेट्स के ऊपर। जो हमारे पास एक पर्टिकुलर फ्लो रेट हम उसको एडजस्ट करते हैं। स्टेशनरी फेज अगर नॉन वोलाटाइल लिक्विड है तो इट्स ए गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और ऐसे में जो नॉन वोलाटाइल लिक्विड होता है, अगेन आई एम सेइंग लाइक नॉन वोलाटाइल स्टेशनरी फेज है। सैंपल या वो जो मिक्सचर है वो नहीं है, स्टेशनरी फेज है जो कि कॉलम के अंदर इनसाइड जो है जिसकी हमने कोटिंग की हुई है। ठीक है जी। और जो इनसाइड पार्ट के ऊपर जो हमने लगाया हुआ है, और इसके अलावा हमारे पास अगर वो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है तो फिर ये कोई इनर्ट सॉलिड पार्टिकल्स जो है ये हो सकते हैं। ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा फर्क यहाँ पर आएगा कि जब हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी देखते थे तो वहां पर हम मोबाइल फेज को वेरी करते थे, और स्टेशनरी फेज जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहते थे, चाहे वो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी है या चाहे वो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास मोबाइल फेज यूजुअली कांस्टेंट रहता है जो कि हीलियम है या हाइड्रोजन है, और स्टेशनरी फेज जो है ये हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टेशनरी फेज को चेंज करने की फ्रीडम या चॉइसेस बहुत ज्यादा है, जबकि मोबाइल फेज जो है हमारे पास कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इट्स प्रेफरेबल कि हम यहाँ पे लिक्विड फेज को चेंज कर सकें और अप्रोप्रिएटली उसको सिलेक्ट कर सकें अपने सैंपल की कंपोजिशन को देखते हुए। ठीक है जी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑफ कोर्स सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर कॉलम। ये इसलिए जरूरी है कि स्टेशनरी फेज बेस्ड जो है वो हमने उस बेस पे इसको डिसाइड करना है कि हमारे पास मिक्सचर कैसा है। हमारे पास लिक्विड्स के साथ हम उसको डील कर रहे हैं, गैसेस के साथ डील कर रहे हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज कर रहे हैं, या उसकी कुछ और एप्लीकेशंस हैं, या कुछ और मिक्सचर्स को हम सेपरेट करना चाह रहे हैं। नेचर ऑफ लिक्विड और सॉलिड फेज विल डिटरमिन द एक्सचेंज इक्विलिब्रियम। ये ऑलरेडी बात हो चुकी हुई है स्लाइड के ऊपर। जो मेन फैक्टर्स हैं वो तीन चीजें हैं। नंबर वन कि सॉलिबिलिटी या एड्सॉर्बेबिलिटी ऑफ सैंपल क्या है, कि सैंपल जो है स्टेशनरी फेज के ऊपर कैसे एड्सॉर्ब होगा। नंबर दो, सैंपल या स्टेशनरी फेज जो है इसकी पोलैरिटी क्या है। ठीक है जी। और स्टेशनरी फेज के साथ इसका इंटरेक्शन कैसा होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला प्रिंसिपल यहाँ पे भी काम कर रहा होगा। और फिर ये कि वो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अदर स्पेसिफिक केमिकल इंटरेक्शन जो किस तरह के जो है वो वहां पर डेवलप करेगा। ये तीन चीजें हैं कि आपका सैंपल स्टेशनरी फेज के साथ वो एड्सॉर्ब हो रहा है, पोलर इंटरेक्शंस क्रिएट कर रहा है, और या कुछ इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इस तरह की कोई दूसरी केमिकल इंटरेक्शन जो है वो डेवलप कर रहा है। तो इस बेस के ऊपर हम यूजुअली दो टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करते हैं। पहली जो है हमारे पास गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है जिसमें हम स्टेशनरी फेज सॉलिड यूज करते हैं, ये हाईलाइटेड है। और दूसरी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसमें हम स्टेशनरी फेज कोई एक नॉन वोलाटाइल
लिक्विड होता है जिसको हमने इमोबिलाइज किया होता है। तो ये बेसिकली दो टाइप्स है जो हम गैस क्रोमेटोग्राफी की हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। मेन जो इंस्ट्रूमेंट के पार्ट हैं वो इंजेक्शन पोर्ट है, कैरियर गैस रिजर्वायर है। कैरियर गैस रिजर्वायर से मुराद मोबाइल फेस का जो सिलेंडर है जिसके अंदर हमने कैरियर गैस रखी है, और ऑफ कोर्स कॉलम है, हमारे पास कॉलम की चॉइसेस हैं। कॉलम के अंदर इस्तेमाल होने वाले स्टेशनरी फेज जो हैं वो कौन कौन से हैं, गैस सॉलिड है या गैस लिक्विड है, और फिर डिटेक्टर की नेचर क्या है। तो डिटेक्टर और भी हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर होगा कि ये कैसे काम करता है और इसका वर्किंग कैसे। यूजुअली सैंपल को जो है वो हम हाइपोडर्मिक माइक्रोसिरिंज से जो है वो इंजेक्ट करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जैसे हमने गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में देखा था कि सैंपल को हम ऑटोमेटिकली भी इंजेक्ट कर देते हैं, ऑटो सैम्पलर्स भी हमारे पास हैं, और हम उसको मैनुअली भी इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन खास तौर पे जो हमारे पास गैशियस सैंपल्स हैं हम प्रेफर करते हैं कि उनको हम ऑटो सैम्पलर्स के जरिए ही इंजेक्ट करें, ताकि हर बार एक जैसा रिप्रोड्यूसिबल सैंपल जो है सेपरेशन के लिए मिले। और उसके अलावा जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैं, वो डिस्टर्ब ना हो अगर उसको हम मैनुअली करेंगे और उसमें अगर कोई थोड़ा चेंज आएगा। सो प्रेफर करते हैं कि वो ऑटो सैंपलर के जरिए ही इंजेक्ट किया जा सके। सैंपल को जब हम इंजेक्ट करते हैं तो इसको हीट किया जाता है, ठीक है जी, और कम से कम उसका जो है वो वेपर प्रेशर जो है वो 10 टॉर के करीब होना चाहिए। आमतौर पे जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट है इस कंपाउंड का, उससे एटलीस्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड हायर टेम्परेचर के ऊपर उसको हम हीट कर रहे होते हैं। और इंजेक्शन पोर्ट और डिटेक्टर को यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि ये वार्मर रहे कॉलम के टेम्परेचर से। ये इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करने के लिए। इंजेक्शन पोर्ट और डिटेक्टर वार्मर रखे जाते हैं, यानी कोई टेम्परेचर रिलेटिवली ज्यादा होता है कॉलम से। हालांकि कॉलम, डिटेक्टर और इंजेक्शन पोर्ट और तीनों जो है वो ओवन के अंदर, लेकिन इन पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स का, डिटेक्टर का और इंजेक्शन पोर्ट का टेम्परेचर हायर रखा जाता है। इंजेक्शन पोर्ट का टेम्परेचर क्यों हाई रखा जाता है? इसलिए कि जैसे ही हम वहां पे अपना सैंपल के फौरी तौर पे उसकी जो है वो वेपराइजेशन हो जाए, ठीक है जी, और सैंपल जो है वो कंडेंस ना हो वहां पर। अगर वो कूलर होगा तो सैंपल वहां पे कंडेंस हो सकता है, ठीक है जी। इन केस अगर हम डिटेक्टर को लो टेम्परेचर के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है जी। तो रैपिड वेपराइजेशन भी इंपॉर्टेंट है इंजेक्शन पोर्ट की, और डिटेक्टर के अंदर जाकर अगर डिटेक्टर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा तो वहां पे सैंपल कंडेंस हो सकता है। तो लिहाजा हम इंजेक्शन पोर्ट और डिटेक्टर दोनों को टेम्परेचर इनका जो है वो हायर रखते हैं। अगर आपके पास लिक्विड सैंपल है और आप इसको, बेसिकली कॉलम्स की 2 टाइप्स हैं, एक पैक्ड कॉलम्स है और एक कैपिलरी कॉलम्स हैं। ये डिटेल से हम डिस्कस भी करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। अगर आपके पास पैक कॉलम है तो फिर लिक्विड सैंपल जो है वो तकरीबन 0.1 से 10 माइक्रोलीटर है, और अगर गैस सैंपल है तो 10 मिलीलीटर तक भी गैसियस सैंपल जो है इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और गैसेस के लिए अगर आप उसको मैनुअली इंजेक्ट करना चाहते हैं तो हम गैस टाइट सिरिंज की मदद से ये काम कर रहे होते हैं। कैपिलरी कॉलम जो है वो स्मॉलर कॉलम है। 2 टाइप्स के कॉलम हम ऑफ कोर्स पढ़ेंगे। कैपिलरी कॉलम्स की एफिशिएंसी भी ज्यादा है, मॉडर्न कॉलम भी यही है, और इन्हीं को यूज किया जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए। तो आप लोगों का मेन फोकस या जो मेन अंडरस्टैंडिंग या जो मेन सिलेक्शन है गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए, वो कैपिलरी कॉलम्स की होनी चाहिए, बिकॉज ये कम सैंपल वॉल्यूम लेते हैं, रेजोल्यूशन बेहतर ऑफर करते हैं, ठीक है, और ज्यादा कह लें कि जो इनकी थ्रेटिकल प्लेट्स जो हैं या जो सेपरेशन एफिशिएंसी है वो पैक कॉलम के मुकाबले में वो भी ज्यादा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें सैंपल बहुत कम चाहिए, 10⁻³ माइक्रोलीटर तक सैंपल हमारे लिए एनफ होगा। और इन कॉलम्स के अंदर जो सेपरेशन का बेसिक फिनोमेना है कि जो वेपर्स हैं वो एक्चुअली वो इक्विलिब्रियम एक एस्टैब्लिश करते हैं स्टेशनरी फेज और गैसियस फेज के दरमियान। स्टेशनरी फेज ऑफ कोर्स लिक्विड है इसके दरमियान, और गैसियस फेज जो है ये कैरियर गैस या मोबाइल फेज जो है ये उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज जो है इनके दरमियान इक्विलिब्रियम जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हीट जो है वो वोलेटिलाइजेशन या वेपराइजेशन को जो है वो फैसिलिटेट करती है, ठीक है जी, और जो भी हमारे पास सैंपल है उसको, और कैरियर गैस जो है वो उसको कैरी करवाती है। जब इसको हम पास करते हैं खास फ्लो रेट के ऊपर तो ये सैंपल को कैरी करवाती है। 2 मोड्स होते हैं, एक को हम स्प्लिटलेस मोड कहते हैं, एक को हम स्प्लिट मोड कहते हैं। स्प्लिटलेस मोड के अंदर तमाम का तमाम सैंपल जो है वो कॉलम की तरफ भेज दिया जाता है। ये उस वक्त फायदेमंद होता है स्प्लिटलेस मोड जब हमने ट्रेस एनालिसिस करने, जब हमारे पास सैंपल के अंदर
बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन, बहुत लो कंसंट्रेशन हो एनालाइट की। स्प्लिट मोड उस वक्त करते हैं जब हमारे पास सैंपल जो है वो रिच हो और वी आर नो मोर इंटरेस्टेड कि जनाब हम इसके बहुत कुछ डिटेल या ट्रेस एनालिसिस हम इसका करना चाह रहे हैं, बल्कि कॉलम की जो है वो उसमें से मुकम्मल तौर पे उसको उसके आप कह सकते हैं एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए या उसको बरकरार रखने के लिए कुछ पार्ट जो है हम सैंपल का एनालाइज करते हैं, बाकी सारा जो है वो हम वेस्ट की तरफ भेज देते हैं। ठीक है जी। तो दो मोड करते हैं, स्प्लिटलेस मोड और स्प्लिट मोड करते हैं। यूजुअली जब हम ट्रेस एनालिसिस कर लें तो स्प्लिटलेस मोड जो है तमाम का तमाम सैंपल एज सच एनालाइज करते हैं और ये प्रेफरेबल मेथड। इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हाईलाइट की हुई है, बहुत सारा मटेरियल जो है इस बुक का जो है वो इस स्लाइड्स का जो है वो एजुकेशन की बुक से जो है वो डिस्कस किया गया हुआ है कि सैंपल जो है वो स्लो इंजेक्ट नहीं करना चाहिए। सैंपल जो है एक खास स्पीड के साथ इंजेक्ट होना चाहिए जब हम ऑटो सैंपल भी यूज करें। अगर हम स्लो इंजेक्शन करेंगे तो एक्चुअली जो पीक्स हैं वो ज़्यादा ब्रॉड होती जाएंगी, और जब पीक्स ज़्यादा ब्रॉड होंगी तो उनके दरमियान रिलेटिव सेपरेशन कम हो जाएगी और रेजोल्यूशन में कमी वाक़ हो जाएगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि सैंपल जो है खास स्पीड के साथ इंजेक्ट की जाए। अगर ऑटो सैंपलर है तो ऑफ कोर्स वो एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ होगा, लेकिन अगर वो ऑटो सैंपलर नहीं है, मैनुअली है, तो फिर इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। स्प्लिट इंजेक्शन मोड कहाँ पे प्रेफर किया जाता है जब वर्किंग विद सैंपल विद हाई एनालाइट कंसंट्रेशन? मैंने बताया कि जनाब स्प्लिट इंजेक्शन मोड उस वक्त है, और स्प्लिटलेस मोड उस वक्त प्रेफर किया जाता है जब हम ट्रेस एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है जी, उस वक्त हम कर रहे होते हैं। एक हमारे पास मोड है जिसको हम ऑन कॉलम इनलेट कहते हैं। ऑन कॉलम इनलेट जो है पर्टिकुलरली ऐसे मिक्सचर्स के लिए किया जा सकता है या ऐसे सैंपल्स किया जाता है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा खदशा हो कि ये डिकम्पोज हो सकते हैं हीटिंग के साथ। ठीक है जी। सो ऑन कॉलम इनलेट में सैंपल जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट एनी हीट। ठीक है जी। और जो कॉलम की हीटिंग होगी एज सच उसी से ही जो है वो सेपरेशन का प्रोसेस होगा। स्प्लिट इंजेक्शन मोड की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रूटीन मेथड है। ठीक है जी। और 0.1 से 1% सैंपल जो है वो कॉलम की तरफ जाता है, बाकी सारा जो है वो वेस्ट की तरफ जाता है। स्प्लिटेड इंजेक्शन मोड के अंदर क्या है जी, तमाम का तमाम सैंपल कॉलम की तरफ जाता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए बेस्ट है, और ऑफ कोर्स वी प्रेफर द स्प्लिटलेस मोड। और जब हमने ट्रेस एनालिसिस कर रहा हो, हमारे पास लो सैंपल कंसंट्रेशन हो, उस वक्त प्रेफर किया जाता है। ऑन कॉलम इनलेट इंजेक्शन मोड है ऐसे सैंपल्स जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं अबव देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो उनको हीटिंग की जरूरत नहीं होती, उनको हम हीट नहीं करते। लो टेम्परेचर पे कॉलम्स को ऑपरेट किया जाता है ताकि टू कंडेंस सैंपल इन नैरो बैंड्स, और हीटिंग ऑफ जो कॉलम है वो एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करती है। अच्छा जी, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाए कि हमारे पास कैरियर गैस जो है ये मोबाइल फेज जो है गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है और इसकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप देखेंगे कि जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी था वहां पे हम बड़े मिक्सचर यूज करते थे कि जी ये कॉलम पे मोबाइल फेज रन करने के लिए पर्टिकुलर हम जो है वो मेथानॉल, एसीटोनाइट्राइल, वाटर या बफर्स, इन चीजों को यूज कर रहे थे। तो उसके मुकाबले में यहाँ पर सिंपली जो है वो एक इनर्ट गैस जो है वो कैरियर गैस का काम या मोबाइल फेज का काम करती है, और उसी को हम यूज कर रहे होते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या हीलियम, आर्गन, ये कॉमनली यूज्ड कैरियर गैसेज जिनको हम यूज करते हैं। और हीलियम गैस जो सबसे प्रेफरेबल है, जो कि हम गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, इजी अवेलेबिलिटी है इसके मुकाबले में, और इनर्ट गैस है। लेकिन जो दूसरे डिटेक्टर्स हैं जो कि फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर है, वहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये लाइटर है और इसकी अवेलेबिलिटी भी जो है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है। बट ऑन द अदर साइड हाइड्रोजन थोड़ी सी इन्फ्लेमेबल भी है, तो इसलिए सेफ्टी और अवेलेबिलिटी इन दोनों के दरमियान जो है वो चॉइस होती है कि कौन सी सेफ और कौन सी इजीली। द चॉइस ऑफ कैरियर गैस इज ऑफन डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ डिटेक्टर इट इज यूज्ड। दैट्स द मेन पॉइंट कि आपने कौन सी गैस जो है वो चूज करनी है सेपरेशन के लिए, मोबाइल फेज के लिए डिटेक्टर डिपेंड करता है। हाइड्रोजन के बारे में कि बीइंग मोस्ट एफिशिएंट एंड प्रोवाइडिंग द बेस्ट सेपरेशन। हाउएवर हीलियम हैज अ लार्ज रेंज ऑफ फ्लो रेट्स। हीलियम का जो फ्लो रेट्स हैं हम उसको वेरी कर सकते हैं बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी, ठीक है, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन इन एफिशिएंसी। और दूसरी चॉइस जो मैंने आपको बताई वो ये कि सेफ्टी और अवेलेबिलिटी जो है वो इनके दरमियान कौन सी ज़्यादा सेफ है और कौन सी जो है वो
इजीली अवेलेबल है। हाइड्रोजन जो है वो इन्फ्लेमेबल है, और हाई प्योरिटी जो हीलियम जो है वो ऑफ कोर्स ऑब्टेन करना डिफिकल्ट है, बट हम प्रेफर हीलियम को ही करते हैं जब हमने गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री को एनालाइज करना। तो हीलियम कुड बी यूज्ड इजीली एज ए कैरियर गैस। ठीक है जी। द कैरियर गैस सिस्टम जो है, इसको भी ऑफ कोर्स गैस को प्योर होना चाहिए। प्योरिटी जो है वो पहली शर्त है, चाहे वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में पढ़े या चाहे हम गैस क्रोमेटोग्राफी में पढ़े। कैरियर गैस को भी जो है वो मॉलिक्यूलर सीव से गुजारते हैं। मॉलिक्यूलर सीव जो है मॉलिक्यूलर इम्प्योरिटीज लेवल के ऊपर अगर कोई चीजें हैं इम्प्योर हैं तो उसको रिमूव करती हैं। तो वाटर कंटेंट मुकम्मल तौर पे ड्राई हो, दूसरी गैसेस की इम्प्योरिटी ना हो, ऐसे हम कैरियर गैस यूज कर सकते हैं। और हाईली डेंस गैस जो है वो बेस्ट एफिशिएंसी देती है। ठीक है जी, बिकॉज डिफ्यूजिविटी उसकी लो थी क्योंकि वो लोअर रेट के ऊपर डिफ्यूज हो रही थी। जितनी डेंस गैस होगी उसकी डिफ्यूजिविटी कम होगी। ठीक है जी। और जो अगर लो डेंसिटी गैसेस होंगी उनकी स्पीड अच्छी होगी। सो एफिशिएंसी और इसकी जो स्पीड है इसमें हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रखना पड़ता है कि जो डेंस गैसेज हैं दैट गिव्स द बेस्ट एफिशिएंसी, सेपरेशन बेहतर रहती है, डिफ्यूजन कम होती है। लेकिन अगर उसकी लाइटर गैसेज हैं तो उससे एनालिसिस जल्दी परफॉर्म होता है। कैरियर गैस जो है आपने पीछे डिटेक्टर में भी देखा था, और जो स्कीमेटिक डायग्राम थी कि उसको रेफरेंस साइड से गुजारा जाता है, और एक्चुअली जो कैरियर गैस का रिस्पांस होता है, प्योर कैरियर गैस जब रेफरेंस साइड से गुजरती है तो रेफरेंस साइड में आपका मिक्सचर नहीं आ रहा होता, सिर्फ और सिर्फ कैरियर गैस मूव करती है। जबकि जो एक्चुअली सेंसिंग वाला इलेक्ट्रोड या सेंसिंग वाला चैनल जो है वहां पर आपकी कैरियर गैस और वो तमाम चीजें जो कि कॉलम में से पास ऑन होकर गुजरी हुई इकट्ठी आ रही होती हैं, कैरियर गैस उसको कैरी करवा रही होती है। तो होता कुछ यूं है कि आपके पास, मैं आपको एक नजर जो है वो पीछे वाली स्लाइड पे ले जाऊं। होता यूं है कि कैरियर गैस जब रेफरेंस से गुजरती है तो उसका एक रिस्पांस होता है बिल्कुल प्योर गैस का, और जो चीजें कॉलम में से होकर गुजर की सेंसिंग इलेक्ट्रोड में आती हैं एक्चुअली कैरियर गैस उनको लेके कॉलम में से गुजरी होती है। तो यहाँ पे कैरियर गैस प्लस आपके सैंपल्स हैं, तो डेफिनेटली उनकी थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी रेफरेंस साइड से, क्योंकि वहां पे बिल्कुल प्योर कैरियर गैस गुजर रही है। तो इन दोनों का जो रिलेटिव रिस्पॉन्स होगा वो हम डिटेक्टर तक आगे पहुंचाते हैं, और फिर उसको हम मेजर कर रहे होते हैं। रिस्पॉन्स ऑफ सैम्पलिंग साइड रिलेटिव रेफरेंस साइड सिग्नल इज, ये बेड लिखा है बिल्कुल एक्चुअली फेड टू द रिकॉर्डिंग डिवाइस। और क्रोमेटोग्राफी पीक्स जो है वो जैसे हमने लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में देखा था तो वो रिकॉर्ड की जाती है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, उनका एक पर्टिकुलर अटेंशन टाइम। आइडेंटिफिकेशन कैन बी मेड ऑफ कोर्स बाय कंपेयरिंग द रिटेंशन टाइम्स ऑफ सैंपल। स्टैंडर्ड का रिटेंशन टाइम और एनालाइट जो आपका है, जो मिक्सचर में मौजूद एनालाइट्स हैं उनमें से जिसका रिटेंशन टाइम स्टैंडर्ड के रिटेंशन टाइम के साथ मैच करेगा, इस बेस पे उसकी आइडेंटिटी को जो है वो मैच किया जाता है। विद कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई मैनी पिक्स। ऑफ कोर्स जब आपके पास कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स होंगे, रियल मिक्सचर्स होंगे तो उसमें ढेर सारी पिक्स आएंगी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर फिर हम पीक्स के रिटेंशन टाइम मैच नहीं करते, बल्कि हम उनके जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से उनके जो है वो फॉर्मूला वेट जो है उसको मेजर करते हैं, या उनका जो एक्चुअली फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है, जिस तरीके से वो उनकी फ्रेगमेंटेशन हो रही है उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, और उस बेस पे चीज़ों को हम सेपरेट कर रहे होते हैं। आगे चल के ये चीज़ें आपके पास जब हम कोई गैस क्रोमेटोग्राम देखेंगे तो फिर इसको हम एनालाइज करेंगे। पैक्ड कॉलम्स, बेसिकली गैस क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स हैं, पैक्ड कॉलम्स और कैपिलरी कॉलम्स। पैक्ड कॉलम थोड़े से कन्वेंशनल है, और इसके अंदर हम सॉलिड मटेरियल्स को एज ए स्टेशनरी फेस के तौर पे यूज करते हैं, और ये उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन रिक्वायर ना हो, और यहाँ पे इंक्रीज कैपेसिटी नीडेड हो। इंक्रीज कैपेसिटी से मुराद ये कि सैंपल कैपेसिटी इंक्रीज हो, यानी कि आपके पास लार्जर वॉल्यूम है सैंपल के, तो आप उनको हैंडल करना चाहते हो तो फिर आप पैक्ड कॉलम चाहते हैं। लेकिन मॉडर्न क्रोमेटोग्राफी में, गैस क्रोमेटोग्राफी में, स्पेक्ट्रोमेट्री में हम तमाम काम जो है वो कैपिलरी कॉलम की मदद से ही करते हैं। पैक्ड कॉलम्स जो हैं यूजुअली यू शेप, कॉइल शेप के अंदर होते हैं, 1 से 10 मीटर तक इनकी लेंथ होती है, डायमीटर भी इनका ज्यादा है 0.2 या 6। आप देखेंगे जो आपके पास कैपिलरी कॉलम्स हैं उनकी लेंथ ज्यादा है, डायमीटर कम है, और उनके अंदर जो थ्रेटिकल प्लेट्स हैं वो भी ज्यादा है।
अच्छा, थ्रेटिकल प्लेट्स क्या होती हैं और इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दे दूं, आइडिया दे दूं। थ्रेटिकल प्लेट एक्चुअली वो एक इमेजिनरी पार्ट है क्रोमेटोग्राफी कॉलम में, जहां पे गैस क्रोमेटोग्राफी में भी या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, दोनों में भी, गैस क्रोमेटोग्राफी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दोनों में ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। थ्रेटिकल प्लेट वो इमेजिनरी पार्ट या प्लेट या जोन या हिस्सा है जहां पे एक परफेक्ट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा होता है बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। यानी कि जो आपके पास मिक्सचर है, मिक्सचर में मौजूद आपके जो कंपोनेंट्स हैं, एक्चुअली कोई एक कंपोनेंट आप क्या लें, कंपोनेंट लेट से एक कंपोनेंट जो है वो एक परफेक्ट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, उसको हम कहते हैं कि ये थ्रेटिकल प्लेट। इस तरह के जितने जोन्स, जितने हिस्से, जितने पार्ट्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर रहे होंगे, वो उस कॉलम की थ्रेटिकल प्लेट्स कहलाएंगी। थ्रेटिकल प्लेट्स की तादाद ज्यादा होगी ऐसे जोन्स की, और तो फिर इसको हम कहेंगे कि इसकी सेपरेशन एफिशिएंसी बेहतर है। ठीक है जी, वी हैव हायर एफिशिएंसी ऑफ दिस कॉलम, तो उसको हम कहेंगे कि ये सुटेबल कॉलम है सेपरेशन के लिए। तो जो ये हम इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है, मैं इस स्लाइड के अंदर जो आपको मैं शेयर करूंगा पूरी फाइल के अंदर, वो एक्चुअली सारी डिटेल्स हैं जो मैंने मेजर करके लिखी हुई हैं, बुक से लिखी हुई हैं एक्चुअली, कॉपी करके, तो आप उधर से देख सकेंगे एक्चुअली हम कॉलम की थ्रेटिकल प्लेट्स मेजर कैसे करते हैं। लेकिन ये अगर आपसे कोई आप डिस्कस करना चाहो तो बता सकते हैं कि थ्रेटिकल प्लेट जो है वो एक्चुअली एक वो इमेजिनरी जोन या पार्ट है जहां पर एक इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश हो रहा होता है बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, एंड नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट्स अगर हायर होंगी तो कॉलम की एफिशिएंसी भी हायर होगी। तो एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए, एक पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए आप जब ये काम कर रहे हो, उसके ऊपर सेपरेशन कर रहे हो, उसको रन कर रहे हो, तो थ्रेटिकल प्लेट्स एक इंडिकेटर होता है कि अगर नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट्स हायर है तो इसकी सेपरेशन एफिशिएंसी हायर है। कॉलम की जो लेंथ है वो कहते हैं मल्टीपल होती है 3 के, 1 मीटर या 3 मीटर, बट यूजुअली यहाँ पर हम स्टेशनरी फेज को ही जो सॉलिड स्टेशनरी फेज है उसको यूज करते हैं, उसी को पैक करते हैं। बस ख्याल करते हैं पैक कॉलम्स के अंदर कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हम लेके चल रहे हैं ये थर्मली भी, टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना है, और केमिकली भी कि आपने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को यूज करना है, यहाँ पे सेपरेट करना है, थर्मली भी और केमिकली भी स्टेबल होने चाहिए। यानी कि टेम्परेचर के राइज होने से भी इसके कोई चेंज नहीं होना चाहिए उनकी नेचर, और ना ही डिफरेंट मिक्सचर्स को यहाँ पे यूज करने से इनकी नेचर चेंज हो। तो बैक कॉलम्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले सॉलिड पार्टिकल्स शुड हैव हाई सरफेस एरिया और दे शुड बी केमिकली एंड थर्मली स्टेबल। आइडियल सपोर्ट मटेरियल जो है उनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि स्मॉल होना चाहिए पार्टिकल साइज, होमोजीनियस, स्फेरिकल हो, और केमिकली भी इनर्ट हो, थर्मली और मैकेनिकली स्टेबल हो। ठीक है जी, और जो उनका सरफेस एरिया बता रहा है 0.45 से लेकर 4 मीटर पर स्क्वायर पर ग्राम तक होना चाहिए। एल्यूमिना पाउडर जो है इसको भी हम यूज कर सकते हैं गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी के अंदर, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए, सॉलिड पार्टिकल्स के लिए, और इसके अलावा भी हमारे पास और चॉइसेस हैं, लेकिन ये यूजुअली स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी जैसे लिखा हुआ है इट्स प्रेफरेबल मेथड अक्सर जब हम एक्वस सैंपल्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। सॉलिड स्पोर्ट का सरफेस एरिया वो कहते हैं हाई हो, केमिकली इनर्ट हो, अगर कोई लिक्विड सैंपल यहाँ से गुजरे तो एक्चुअली वेटेबल होने चाहिए, और उसी सूरत में ये इनका ज्यादा फायदा है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम इनको यूज नहीं करते, क्योंकि जब सेपरेशन का प्रोसेस होता है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर, पर्टिकुलरली मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर हम पैक कॉलम्स को इस्तेमाल नहीं करते, और अब हम उसकी जगह पे कैपिलरी कॉलम यूज करते थे। तो एक्चुअली जब गैस क्रोमेटोग्राफी से हम अपना सैंपल मिक्सचर एनालाइज करते हैं तो बिल्कुल प्योरली हमारे जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स है वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर के अंदर जाने चाहिए। अगर वहां पर कैरियर गैस जो है वो अपने साथ कुछ स्टेशनरी फेज के पार्टिकल्स को भी साथ लेके चली जाएगी, तो डेफिनेटली जो वर्किंग है उसकी वो सीरियसली डिस्टर्ब होगी मैस स्पेक्ट्रोमीटर की, और फिर ऐसे में वो डैमेज होने का चांस होगा। तो हम यूजुअली गैस क्रोमेटोग्राफी जब मैस स्पेक्ट्रोमीटर के साथ हम इसको स्टडी कर रहे हो एमएस के साथ, तो हम पैक कॉलम्स को यूज नहीं करते, क्योंकि कहीं स्टेशनरी फेज जो है ये मैस स्पेक्ट्रोमेट्रिक चैम्बर्स के अंदर ना चले जाएं, अदरवाइज अगर वो चले जाएंगे तो फिर वो जो है वो आपका जो उसकी वर्किंग है वो डैमेज हो सकेगी,
क्योंकि हम तो सैंपल जो मिक्सचर्स हैं एनालाइट उनको बम्बार्डमेंट उनकी कर उनका फ्रेगमेंटेशन पैटर्न नोट करते हैं। अगर ये चले जाएंगे तो डेफिनेटली जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं एल्यूमिना के या दूसरी चीज़ों के, तो वो इनके लिए ये नहीं डिज़ाइन किया गया मास स्पेक्ट्रोमीटर के, ये उनको एक्चुअली सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो उनको मेजर कर सके, तो इसलिए उसको हम अवॉइड करते हैं। कैपिलरी कॉलम जो हैं ये सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल किए जाने वाले हैं, और यहाँ पर हम सॉलिड की बजाय नॉन वोलेटाइल लिक्विड को इमोबिलाइज करते हैं एज ए स्टेशनरी फेज, और फिर इसी को हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका दूसरा नाम ओपन ट्यूबुलर कॉलम्स भी है, ठीक है जी। तो ओपन ट्यूबुलर कॉलम जो है ये फ्यूज सिलिका से बने होते हैं, और इनके अंदर जो है वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म सिलिका की होती है, मेटल ऑक्साइड कंटेंट जो है वो कम से कम होता है। और बाहर की साइड के ऊपर हम इसको पॉलीमाइड के लेयर से कर सकते हैं ताकि वो फ्रेजाइल ना रहे और मैकेनिकली जो है वो स्टेबल है। और इनर सरफेस जो है वो हम उसकी ट्रीट करते हैं सिलानोल ग्रुप्स इंटरेक्शन के साथ, क्योंकि उसका जो इंट्रैक्शन है वो उनको हम सैंपल्स के साथ जो है उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मिनिमाइज किया जा सकता है इनके साथ। कैपिलरी कॉलम स्टेनलेस स्टील के भी बने होते हैं, ठीक है जी, लेकिन इनकी इनर सरफेस को अगेन हमें डीएक्टिवेट करना पड़ता है ताकि उनके जो नॉन स्पेसिफिक इंट्रैक्शन हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें। और इस तरह यूजुअली हमारे पास जो चॉइस हो डाइमेथाइल डाइक्लोरोसिलेन्स की, जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। स्टेनलेस स्टील कॉलम जो है वो ज्यादा रोबुस्ट है फ्यूज सिलिका कॉलम से, और यही अक्सर यूज किए जाते हैं, ठीक है जी। जहाँ पे हाई टेम्परेचर रिक्वायर हो तो हम स्टेनलेस स्टील के कॉलम को यूज करते हैं। 3 टाइप्स हैं, वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम, स्पोर्ट कोटेड ओपन, और पूरस लेयर ओपन ट्यूबुलर कॉलम। और इनमें सबसे जो एफिशिएंसी के एतबार से जो है वो वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम्स को हम यूज करते हैं। थिन फिल्म जो है यहाँ पे हम कोट करते हैं, ठीक है जी, वॉल्स के ऊपर, और जैसे हमको लिक्विड पास करते हैं स्लोली कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन का, तो वो जो है वो एक लेयर डेवलप करता है, सॉल्वेंट को एवापोरेट कर देते हैं, और एज ए रिजल्ट जो है वो लिक्विड फेज जो है वो क्रॉस लिंक हो जाता है वॉल के साथ। ये वॉल ओपन कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम्स होते हैं। और जो थिकनेस है लेयर की वो इम्पोर्टेंट है, और वो तकरीबन हम 5 माइक्रोमीटर तक रखते हैं। तो इनकी जो थ्रेटिकल प्लेट्स जो हैं वो पर मीटर जो है वो 5000 है, और इससे ज़्यादा अगर हम चाहें तो कॉलम की लेंथ अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो ऑफकोर्स थ्रेटिकल प्लेट्स भी बनती चली जाएंगी। तो 50 मीटर के तक अगर हम जाना चाहें तो उसकी तकरीबन थ्रेटिकल प्लेट्स की तादाद इतनी हो सकती है, जो कि इसकी हाई एफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं। सॉलिड माइक्रो पार्टिकल्स जो है ये भी स्टेशनरी फेज पे कोट कर सकते हैं, लाइक पैक कॉलम्स, मैंने इसको बताया, इसके अंदर ये भी चॉइस है, और ये अटैच किए जाते हैं वॉल्स के साथ। और अगर सेपरेशन जो है हमें रिक्वायर है यूजुअली 10,000 प्लेट से ज़्यादा, तो फिर सपोर्ट ओपन कॉर्पोरेट को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ पैक कॉलम। कि हम पैक कॉलम यूज़ कर रहे हैं और हम सॉलिड स्टेशनरी फेज यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर हम स्पोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको कंपेरेबली हाई थ्रेटिकल प्लेट्स देता है पैक कॉलम के मुकाबले में, ठीक है जी। और फ्लो रेट्स जो है रेफ्लेक्टिवली फास्टर होते हैं, डेड वॉल्यूम जो है वो भी यहाँ पर हमारे पास जो है वो कम क्रिटिकल हो जाते हैं, दे आर लेस क्रिटिकल बिकॉज उनका जो इन्फ्लुएंस है सेपरेशन के ऊपर वो कम हो जाता है जब हम स्पोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कप करते हैं, एस्कॉर्ट यूज करते हैं। पोरस लेयर ओपन ट्यूबुलर कॉलम्स जो हैं इनकी एफिशिएंसी दोनों कॉलम से कम है। यहाँ पे एल्यूमिना या पोरस पॉलीमर्स पार्टिकल जो टिपिकली यूज किए जाते हैं, और ये परमानेंट गैसेस और वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन्स के लिए यूज करते हैं। लेकिन प्रेफरेबली जब हम कैपिलरी कॉलम्स की बात करें तो वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम जो है ये हमारे पास बेस्ट चॉइस है, जिसको हम यूज करते हैं। कैपिलरी कॉलम्स के एडवांटेजेस क्या हैं? इनकी रेजोल्यूशन हाई है विद नैरो पीक्स, ऑफ कोर्स ये हाई रेजोल्यूशन ऑफर करते हैं। एनालिसिस टाइम शॉर्ट है पैक कॉलम के मुकाबले में, वो भी डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास फ्लो रेट्स जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, सेपरेशन फास्ट हो सकती है, रिलेटिव सेपरेशन बेहतर हो सकती हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास ज़्यादा फ्रीडम बेहतर है कि हम डिफरेंट फ्लो रेट्स के साथ काम कर सकें। और ऑफ कोर्स मास स्पेक्ट्रोमेट्री या मॉडर्न डिटेक्टर्स के साथ हम इन्हीं को कपल करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए भी, ठीक है जी। और कैपिलरी कॉलम और गैस कॉलम्स के दरमियान जो है, कैपिलरी कॉलम्स और पैक कॉलम्स के दरमियान जो है डिस्टिंक्शन के लिए यहाँ पे एक पैराग्राफ में यहाँ पे भी लिखा हुआ है इस बुक से। पैक कॉलम में हमारे पास ग्रैनुलर सपोर्टेड सॉलिड मटेरियल है जिसको हम यूज करते हैं, और इसको हम कॉर्नल के साथ जो है वो अंदर अटैच करते हैं फिनल के जरिए,
और इनका डायमीटर जो है 3 से 8 मिलीमीटर होता है। जबकि कैपिलरी कॉलम जो है वो नो कैरियर मटेरियल, यहाँ पे हम लिक्विड स्टेशनरी फेज को यूज करते हैं। कैपिलरीज कैन बी अप टू 100 मीटर लॉन्ग, यानी कि 100 मीटर तक लॉन्ग, यानी कि 100 मीटर तक कॉलम की लेंथ हो सकती है जिसको हम रोल कर सकते हैं, और इनका डायमीटर जो है वो कम है। वहाँ पे सेंटीमीटर्स में इवन आपके पास जो है वो पैक कॉलम का डायमीटर है। तो आप ओवरऑल इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप करेंगे कि जो आपके पास स्टेशनरी फेज हैं जो हम यूज करते हैं, या जो हम कॉलम यूज करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में, बेसिकली कैपिलरी कॉलम्स हैं जो कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ कंबाइन या कपल किए जाते हैं। तो आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट हियर। नई चीज़ है, थोड़ा सा वक्त ले लें, और उसके बाद जनाब फिर हम डिटेल से जो है वो आगे देखेंगे कि कौन कौन से एक्चुअली फोर्सेस ऑपरेट करती हैं और सेपरेशन का अमल जो है वो कैसे चलता है। एक ओवरऑल कंपैरिजन है पैक्ड कॉलम और कैपिलरी कॉलम्स का, पर्टिकुलरली वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम का, कि उनकी लेंथ कितनी है। कैपिलरी कॉलम की लेंथ भी ज़्यादा है। इंटरनल डायमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कम है डायमीटर, इसका सेपरेशन बेहतर है, पीक ब्रॉडनिंग कम होगी। एफिशिएंसी आप देखें तो जो थ्रेटिकल प्लेट्स हैं वो भी यहाँ पे ज़्यादा हैं, और सैंपल भी ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे सैंपल भी कम चाहिए, और रिलेटिव प्रेशर भी यहाँ पे लो है, और रेजोल्यूशन भी ऑफ कोर्स फाइन है। तो ये कंपैरिजन आप रखें पैक्ड कॉलम और कैपिलरी कॉलम के बारे में। अगले वीक में देखेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस इसके दरमियान ऑपरेट करती हैं, और सेपरेशन केबल कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की वर्किंग कैसे। तो हम इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी आप इनको देखें, और आपके जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं वो आप छोड़ दें ग्रुप के ऊपर, so I will try to answer them as early as possible. Thank you so much. Here I stops, and next we will discuss all the stationary phase interaction with the sample.